2007 में 16 टीमों ने वर्ल्ड कप खेला। अभी 2023 में सिर्फ 10 टीमों ने वर्ल्ड कप खेला, 6 टीमें कम। और अगर हम इसे फीफा वर्ल्ड कप के साथ कंपेयर करें तो 2006 में 32 टीमें फीफा वर्ल्ड कप खेली थी और अभी 2026 में 48 टीम्स फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगी, 16 टीमें ज़्यादा। और क्लियरली ये फुटबॉल की ग्रोथ है, लेकिन क्रिकेट के साथ ऐसा क्यों? वाई इज़ क्रिकेट श्रिंकिंग? और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसके पीछे इससे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला देश है इंडिया। Cricket is like a religion in India, isn't it? It certainly is. And that's out. Yes, it's all over this time. A couple there to receive the trophy from Lord Carr. Chairman of the... Lords goes wild. Last ball of the innings. And he's sixes in it all. Yes, Srishant takes it. India win. First man on the planet to reach 200. Sachin Tendulkar. He lifted it up. That is a shot of an emperor. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike. आईसीसी के 90% व्यूवर्स इंडियंस हैं और इन स्टैट्स का फ़ायदा एक एपेक्स बोर्ड उठाता है, बीसीसीआई। इस इमेंस व्यूवरशिप ने बीसीसीआई को एक multi-billion dollar ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। The truth here is the BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe, and I think it's purely because of the success of IPL. There are 74 games now in the IPL, and each one is valued at over £10 million for one game. The BCCI has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. लेकिन 30 साल पहले तक ये केस नहीं था। 30 साल पहले तक बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को सैलरी तक देने के पैसे नहीं थे। 30 साल पहले इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे वीकेस्ट टीम मानी जाती थी। 30 साल पहले तक इंग्लैंड इस खेल पर रूल कर रही थी। लेकिन एक इवेंट ने क्रिकेट का पूरा फ्यूचर बदल दिया और क्रिकेट इंग्लैंड की सरजमीन से हटकर इंडिया की सरजमीन पे आ गया। लेकिन इंडिया ने इस खेल को ऊंचाइयों पे ले जाने के बजाय इसको पैसे बनाने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया डिग्रेडेड एंड किल्ड द एक्चुअल मोटिव ऑफ क्रिकेट। Ladies and gentlemen, it is the day of the finals here at the Mecca of cricket, Lords, where the underdogs Indians will take on the mighty West Indians. 25th of June 1983 वर्ल्ड कप फाइनल्स, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। पिछले दोनों खेले गए वर्ल्ड कप्स वेस्ट इंडीज ने जीते थे और अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो खड़े थे और सामने खड़ा था इंडिया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंडिया को वन ऑफ द वीकेस्ट टीम माना जाता था क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में उन्होंने सिर्फ 2 मैच जीते थे और वो भी सबसे वीकेस्ट टीम के खिलाफ, ईस्ट अफ्रीका। इस वर्ल्ड कप का अपना पहला ग्रुप मैच इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था और उस मैच को जीतकर उन्होंने अपने ग्रुप के ज़्यादातर मैचेस जीत लिए और होस्ट कंट्री इंग्लैंड को हराकर इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई। सारी दुनिया शॉक थी, स्पेशली इंडियंस। और 25 जून को होने वाले फाइनल मैच की टिकट्स पाने के लिए इंडियंस हाथ पैर मार रहे थे और फाइनल से 2 दिन पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को एक बड़े इंडियन मिनिस्टर का फोन आता है। साल्वे साहब, मुबारक हो, इंडिया फाइनल में पहुंच गई। जी धन्यवाद। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? इंडिया को अपनी आंखों से फाइनल में जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही। फाइनल की 2 टिकट मिल जाते तो मजा आ जाता। जी बिल्कुल, हमारी टीम फाइनल में है। हमें एक्स्ट्रा टिकट नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? लेकिन उनको टिकट्स नहीं दी गई। Can I get 2 extra tickets for finals, please? I beg your pardon, sir, but we have already given you your tickets. We can't provide you more tickets. अब यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इंग्लैंड का इस खेल पे राज था, वो इस खेल पे रूल कर रही थी। इस खेल को डिस्कवर भी उन्होंने ही किया था, इस खेल की कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने ही लिखा था, इस खेल के रूल्स को भी उन्होंने लिखा था और इस खेल को ग्रो कराने के लिए वर्ल्ड कप भी उन्होंने ही बनाया था। और जब 1975 के वर्ल्ड कप ने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म किया तो इंग्लैंड ने अगले 4 साल के बाद वर्ल्ड कप फिर से होस्ट किया और 1983 का वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ने ही होस्ट किया। इंग्लैंड वर्ल्ड कप होस्ट करके बाकी दुनिया की क्रिकेट पे अपना जोर दिखाती थी। क्रिकेट इंग्लैंड की जागीर बन गई थी और शायद
एनकेपी साल्वे साहब भी ये जानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा कि अगर ये वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया जीती है तो अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन क्या वर्ल्ड कप फाइनल जीतना इतना आसान था? खुद इंडियंस को भी यकीन नहीं था कि वो वर्ल्ड कप में यहाँ तक पहुँचेंगे। विजडम सपोर्ट्स न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर डेविड फ्रीथ ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि इंडिया जैसी कमज़ोर टीम को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, और अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप फाइनल जीती है तो मैं अपने शब्द खा लूँगा। आई विल ईट माई वर्ड्स। और 25 जून को इंडिया ने लॉर्ड्स के ग्राउंड में द माइटी वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। द होल वर्ल्ड वॉज इन शॉक। और डेविड फ्रीथ ने अपना वादा पूरा किया। He literally ate his words. उन्होंने अपने शब्द खा लिए। What a man! इस ऐतिहासिक जीत ने एनकेपी साल्वे जी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप किया। अब वक्त था इंग्लैंड से इस खेल को चुराने का और उनका इम्पैक्ट इस खेल के ऊपर से कम करने का। पहला स्टेप उन्होंने लिया। उन्होंने एशियन क्रिकेट बोर्ड्स को, स्पेशली श्रीलंकन और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला लिया और एक एशियन क्रिकेट सोसाइटी बना दी। और 1984 में उन्होंने एशियन टीम्स के बीच में एक टूर्नामेंट अरेंज किया, द एशिया कप। और ये इंग्लैंड को ये बताने का तरीका था कि हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगला जो वर्ल्ड कप था उसको होस्ट करने के लिए इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच किया और उनको बोला कि हम ये वर्ल्ड कप साथ में होस्ट करते हैं। और अंबानी जी को अप्रोच किया कि आप इस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करो, एंड अंबानी एग्रीड टू दैट। उन्होंने इस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए पैसे ऑफर किए। अब जब पैसे की टेंशन खत्म हो गई तो अगली आईसीसी मीटिंग में एनकेपी साल्वे जी ने प्रपोजल रखा कि इंडिया और पाकिस्तान अगला वर्ल्ड कप होस्ट करेगी। लेकिन इंग्लैंड ने नहीं माना, उनको गुस्सा आ गया। What? Is this a joke? Do you even know how to host a World Cup? You need infrastructure, you need money, you need experience. Do you even have guarantee money? तो एनकेपी साल्वे जी ने रोटेशनल पॉलिसी का प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि वोटिंग से हम हर वर्ल्ड कप को डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो हर टाइम एक नई कंट्री वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। Actually, I propose rotational policy. According to this policy, a new nation will host a World Cup after every 4 years. इस डिसीजन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम्स ने बीसीसीआई का साथ दिया और अगला वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका मिला। दो टिकटें ना मिलने के कारण एनकेपी साल्वे ने 1983 में कसम खाई थी कि वो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप होस्टिंग छीन कर इंडिया में ले आएगा, और उन्होंने अपनी कसम पूरी भी कर ली। और 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से होस्ट किया, लेकिन बीसीसीआई ने कुछ भी पैसा नहीं बनाया। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी इंडियन प्लेयर्स की सैलरी 200 रुपीज़ पर डे अलाउंस और 1500 रुपीज़ मैच फीस थी। फिर 1991 में बीसीसीआई को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। Historic occasion in South African sports. South African cricket is returning to official international cricket after 21 years. Thanks to साउथ अफ्रीकन टीम 21 सालों के बाद क्रिकेट में वापस लौटने वाली थी और अपना पहला 3 मैच वनडे सीरीज वो इंडिया के साथ खेलने वाली थी। इस सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अली बकर ने बीसीसीआई के चेयरमैन जगमोहन दालमिया को फोन लगाया। Mr. Dalmia, who is going to broadcast these matches in India? Doordarshan, they broadcast our all matches. Nice. How much Doordarshan is paying you? You mean money? Yes. Mr. Bakar, it is not like that. Doordarshan doesn't pay us. Actually, we pay them for broadcasting our matches. Doordarshan does the production and we BCCI make money with ticket sales and ground ads. What? Mr. Dalmia, don't you know that you own the broadcast rights of your matches and not any television channel? What? Yes. Many people in South Africa are interested in these matches. You should talk to the broadcasters in South Africa and discuss the price for your broadcast rights. You will get quite a well. ये बात सुन के दालमिया जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने साउथ अफ्रीका स्टेट टेलीविजन चैनल को इस सीरीज के राइट्स करीब $2 लाख में बेचे। कुछ सालों पहले बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को सैलरी तक देने के पैसे नहीं थे, एंड नाउ
Just imagine they have this golden goals, television rights. और उसी साल पीएम मनमोहन सिंह ने इंडिया का मार्केट खोल दिया और फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी और साथ ही साथ वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट भी करना चाहती थी और इंडिया में क्रिकेट से ज़्यादा तो कुछ देखा ही नहीं जाता था। देखो खूब क्रिकेट देखो। और सैटेलाइट टेलीविजन की वजह से इंडिया के छोटे छोटे गाँव में भी अब क्रिकेट देखने लगे। इट वॉज ग्रेट फॉर फॉरेन कंपनीज एंड BCCI। और 1993 में BCCI ने इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के राइट्स TWI को $6 लाख में बेचे और इन द सेम ईयर TWI ने हीरो कप के राइट्स $5.5 लाख में BCCI से खरीदे। और दूरदर्शन जो एक दिन BCCI से एक मैच दिखाने के $5 लाख लेती थी, उन्होंने 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स BCCI से खरीदे $54 मिलियन में। एंड इन नो टाइम BCCI दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड बन गई। लेकिन पैसे आने के बाद चीज़ें बदल गई। अब रोटेशनल पॉलिसी के हिसाब से 96 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड को होस्ट करना था, लेकिन 96 में मार्क मैस्करेनस नाम के एक आदमी ने BCCI को एक ऑफर रख दी कि अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी तो मैं उन्हें ब्रॉडकास्टिंग के $14 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और इंडिया ने लिटरली एसोसिएट्स को इंग्लैंड से ज़्यादा गारंटी मनी का ऑफर रख दिया और 96 वर्ल्ड कप की होस्टिंग पाली। नो मॉरल्स, ओनली मनी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका में मैच खेलने से मना कर दिया तो BCCI के एडमिन डालमेजी ने सोचा कि ICC का चेयरमैन एक एशियन को होना चाहिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट ही हमेशा ICC का चेयरमैन बनता था, लेकिन जब एशियन टीम्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो ICC चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शंस होने लगी और क्लाइड वेलकॉट जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के क्लाइंट थे वो ICC के पहले नॉन इंग्लिश चेयरमैन बने। और 97 में जगमोहन दालवेजी ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया एंड ही वॉन। लेकिन कैसे? ICC के मोस्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सपोर्टर्स थे, लेकिन इस इलेक्शन में एसोसिएट टीम्स को भी एक वोट डालने का मौका दिया गया था, लेकिन उनके पास लंदन आकर वोट डालने के पैसे नहीं थे। तो डालमेजी ने उनकी टिकट्स कराई, उनके लिए ऑटो कराए और उनकी होटल बुकिंग खुद कराई और इलेक्शन से एक रात पहले उन्होंने उनके लिए पार्टी रखी। एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट, जगमोहन डालमे बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सुन के बहुत प्राउड फील होता है कि एक एशियन और वो भी इंडियन ICC के चेयरमैन बने। लेकिन पता है क्या, क्रिकेट ब्रिटिशर्स के हाथों में ही ठीक थी। हम इंडियंस ने इस गेम को बर्बाद करके रख दिया। Welcome back, folks. This the second test match between India and South Africa here at Port Elizabeth. Port Elizabeth Test 2001 India versus South Africa। ये इस 3 मैच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच था। मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन मैच रेफरी डेनिस ने 6 इंडियन प्लेयर्स पे एक्सेसिव बुलिंग के लिए बैन लगा दी, इंक्लूडिंग कैप्टन सौरव गंगोली। लेकिन सबसे शॉकिंग ये था This is the vision that has ignited cricket's latest controversy. Sachin Tendulkar shown running his fingers along the seam of the ball on day 3 of the second test against South Africa. It was enough to convince match referee Mike Dennis that Tendulkar was guilty of ball tampering. The result, a suspended 1-test ban and the loss of 75% of his match. लोग भड़क उठे कि माइक डेनिस सचिन तेंदुलकर पे ऐसा गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं। वो तो सिर्फ बॉल को साफ कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड शांत रहा, लेकिन कुछ लोगों ने गलत को गलत कहा। Just looking at the Tendulkar footage though, I cannot believe, I saw Ravi Shastri standing up there, I heard boycott. I cannot believe that anyone who sees that footage could possibly defend him. Normally when you clean the seam you look at it. You've got to see where the dirt is. I mean, he's running his nail. He was the only one to swing it. Joel Callis does swing the ball a bit. He didn't swing it at all. Tendulkar did. Guilty as can be of manipulating the ball, in my view. And in War's mind, a suspended sentence isn't enough. It's more a warning than a penalty. It's unless you get a ban, it's not really a penalty. It's I guess it's a smear on your reputation, which is pretty severe. But
There's a ball there and there's a bat, and that's a contest. And if you alter either of those, you shouldn't be playing. But this was BCCI, the rich BCCI. उल्टा BCCI ने ICC पे आरोप लगाया कि ये सारी एक्विजिशंस गलत हैं, आप माइक डेंस को मैच का रेफरी ना बनाएं। ICC ने BCCI की नहीं सुनी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने सुन ली। उन्होंने अगला टेस्ट मैच ICC के बिना खेला और ICC ने इसे अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। It won't be officially recognised either in terms of countries' records or players' records. There won't be Test Match Championship points awarded. लेकिन पता है साउथ अफ्रीका ने इंडिया की क्यों सुनी? क्योंकि BCCI ने साउथ अफ्रीका को धमकी दी थी कि अगर आप अगला टेस्ट मैच नहीं खेलोगे तो आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे नहीं मिलेंगे। First of all, India reminded South Africa that they were going to lose 8 million rand if they didn't play the match and if this wasn't a test match. And then the Indian government was called in and they talked to the South African government, who then issued instructions to the players, and that's why you've got in that Sean Pollock thing the statement the players were not consulted. और इस तरह BCCI के बुलिंग कल्चर का स्टार्ट हुआ। ये बुलिंग BCCI अपने पैसों के दम पे करती थी। फिर वो चीज हुई जिससे BCCI एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन बन गई। Welcome to the Vivo Indian Premier League. The humble truth here is the BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe, and I think it's purely because of the success of IPL. Look at this graph. IPL दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग है। इसकी वर्थ $15 बिलियन की है। लेकिन IPL दुनिया का ओनली T20 लीग नहीं है। हर क्रिकेट बोर्ड ने अपने अपने T20 लीग्स बनाए, लेकिन BCCI अपने प्लेयर्स को इन लीग्स में खेलने नहीं देता। In all of these leagues, Indian players who have a global fan following are not allowed to play. That's the rule. And if you can't get, the likes of MS Dhoni or Virat Kohli or some of the other big boys that we have playing cricket across the world for their country and in the IPL league, I think you lose that many audiences. BCCI knows कि इंडियन प्लेयर्स की व्यूवरशिप दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो अगर इंडियन प्लेयर्स इन लीग्स में खेलेंगे तो इन लीग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और BCCI की वैल्यू वर्ल्ड क्रिकेट में डाइल्यूट हो जाएगी। आज BCCI के सामने ये सारे वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड्स कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि ये बोर्ड्स तभी पैसा कमा पाते हैं जब इंडियन टीम इन कंट्रीज़ का टूर करती है और BCCI इन पावर्स का वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बातें मनवाने के लिए करता है। 2012 में इंग्लैंड के फॉर्मर चीफ जस्टिस लॉर्ड वोल्फ ने ICC को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने ICC की गवर्नेंस में चेंजेस सजेस्ट किए थे। उन्हें लगता था कि ICC मेंबर्स क्लब नहीं होना चाहिए। क्रिकेट पावर एक तरफ झुकता जा रहा है, स्पेशली इंडिया की तरफ। एसोसिएट टीम्स को एनफ फंड्स नहीं मिलते हैं ताकि उनकी क्रिकेट ग्रो हो सके। I was asked by the International Cricket Council to have a look at their governance. Although I'm certainly not an expert cricketer, I do know about governance. As I've indicated, I don't think it should be a members club. I think it should be run for the benefit of cricket as a whole rather than the interests of individual members. लेकिन BCCI ने इस रिपोर्ट को अपोज किया और कुछ लोगों ने, जैसे प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव टिम ले, ने इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया। फिर BCCI ने प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में अपना कैंडिडेट खड़ा किया और बाकी मेंबर्स को धमकी दी कि अगर उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं किया तो वो उनके कंट्रीज का टूर नहीं करेंगे। We're aware of the fact that the captains have come under pressure not to vote for Tim May. There was this pressure put on them that if they didn't vote for that particular candidate, that tours would be taken away or India would not tour those particular countries. So when they were told that, who are they being told that by? Are they being told by their boards, by their individual boards, who obviously were feeling the pressure from BCCI. सिर्फ यही नहीं, ICC के फॉर्मर एडमिन अरुण लोगाट ने BCCI से डिफरेंसेस की वजह से ICC को छोड़ दिया और जब साउथ अफ्रीका ने अरुण लोगाट को अपना एडमिन बनाने की कोशिश की तो BCCI ने साउथ अफ्रीका को सबक सिखाने के लिए In a development bordering on the absurd, the BCCI has reportedly threatened to pull out of the tour to South Africa later this year. अपना साउथ अफ्रीकन टूर छोटा कर दिया। इससे साउथ अफ्रीका को $1 मिलियन का नुकसान हुआ। पता है, जब पाकिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को BCCI ने अपने साथ मिलाकर इंग्लैंड से क्रिकेट छीनी थी, आज उसी तरह BCCI ने बिग 3 का ग्रुप बनाया है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ। The
BCCI has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. Meaning the BCCI and N. Srinivasan will take central leadership of all international cricketing affairs. The draft also proposes a new financial model with the big 3 set to have the lion's share. While the BCCI claims that this move is for the betterment of the game, it could just end up destroying world cricket as we know it. एक दिन बीसीसीआई ने कहा कि आईसीसी का 75% रेवेन्यू इंडिया की व्यूवरशिप से आता है, तो आईसीसी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बीसीसीआई को मिलना चाहिए। और बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ रख लिया और ये तीनों आईसीसी के रेवेन्यू का लगभग आधा अपने पास रख लेते हैं और सबसे बड़ा शेयर ऑब्वियसली बीसीसीआई का है। आईसीसीआई के 12 परमानेंट मेंबर्स हैं और 100 से ज़्यादा एसोसिएट मेंबर्स। इन एसोसिएट मेंबर्स को फंडिंग के नाम पे चिल्लर दिया जाता है और देयर इज नो चांस कि इन एसोसिएट कंट्रीज में क्रिकेट इतना ज़्यादा ग्रो करेगा बिना फंडिंग के। लाइक चाइना जैसी ह्यूज कंट्री में भी क्रिकेट ग्रोथ के लिए एनुअली सिर्फ $30,000 दिए गए थे और चाइना की आबादी करीब 1.5 मिलियन है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि इस कंट्री में क्रिकेट ग्रो करेगा? इवन फुल टाइम मेंबर्स को और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। बीसीसीआई अगले 5 सालों में सबसे ज़्यादा मैच सिर्फ टॉप टीम्स के साथ खेलेगी। जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का दिवाला निकल चुका है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियंस रह चुकी टीम आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। दिस इज ओनली बिकॉज लैक ऑफ फंड्स। Occasionally you might get 2 test matches or 3 test matches against a top team. So where that leave you as one of the teams below? It's ridiculous, you know. As far as the administrators of the game are concerned, don't care about West Indies cricket. आईसीसी को बीसीसीआई रन करता है, लेकिन इस खेल को ग्रो करने के बजाय वो इस खेल को और छोटा करते जा रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। Look at this. 2007 में 16 टीमों ने वर्ल्ड कप खेला था। अभी 2023 में सिर्फ 10 टीमों ने वर्ल्ड कप खेला। ऐसा क्यों? क्योंकि 2007 में इंडिया लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ 3 मैच खेल पाई थी। इस वजह से ब्रॉडकास्टर्स का बहुत नुकसान हुआ। अगर इंडिया ज़्यादा मैच खेलता तो ब्रॉडकास्टर्स का फ़ायदा होता। इसीलिए बीसीसीआई ने टीम्स कम कर दी और फॉर्मेट ऐसा बना दिया कि इंडिया एटलीस्ट वर्ल्ड कप के 9 मैच खेले। इट्स जस्ट दैट बीसीसीआई डजंट केयर अबाउट क्रिकेट। बीसीसीआई डजंट केयर अबाउट विनिंग वर्ल्ड कप। ऑल दे वांट इज जस्ट मनी। If Afghans didn't have cricket, they would take drugs or take part in war or other miserable things. Psychologically, cricket takes their mind away from bad things. People won't participate in elections. We all want कि क्रिकेट पूरी दुनिया में फैले। क्रिकेट वर्ल्ड कप सिर्फ 10 टीमें ना खेलें, ये बहुत बोरिंग है। And we know कि cricket has the power to spread peace and happiness. But they will in cricket. Cricket is too much meaning for sport, for other people, for us, for Afghanistan people. It is happiness. But BCCI is killing cricket. आप इस खबर को पढ़िए। 2024 में 2.5 महीनों तक IPL के सिवा वर्ल्ड में कोई क्रिकेट लीग नहीं होगी। This is ridiculous. I feel जहाँ क्रिकेट पावर, स्ट्रेंथ, कंपटीशन, डिसिप्लिन सिखाता था, आज इस खेल को बीसीसीआई ने महज एक पैसे छापने की मशीन बना दिया है। बीसीसीआई क्रिकेट को एक मूवी की तरह अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चला रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल गेम टुवर्ड्स डेथ।